हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम है जो कि अक्टूबर के आसपास होगा। उसमें इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी हो और मैंने जो मेरे मार्क्स आए थे वो 100 में से 95 थे, तो मैंने क्या पढ़ा था और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो बताऊंगा उसको अच्छे से फॉलो कर लेना। आपके आराम से मतलब 90 प्लस तो आ ही जाएंगे, ये तुम्हें कम से कम आने हैं। बाकी मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। ये मेरे 100 में से मार्क्स है, बाकी ये स्कोर कार्ड था मेरा। अब देखो, इसमें तीन दो स्ट्रेटजी बताऊंगा। एक तो बिगनर्स के लिए, एक वो जिनके 60 से 70 मार्क्स आ रहे हैं, और एक वो जो 80 और 88 85 इतने पे मार्क्स उनके जो है अटक गए हैं। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बिगनर के लिए, जैसे कुछ नहीं आता तो उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले तो ग्रामर की स्पेलिंग बतानी है। यहाँ पे क्या आता है, ए आता है या ई आता है। उसको ग्रामर कंप्लीट कर। ग्रामर जैसे इंग्लिश में 3 पार्ट होते हैं, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब से सबसे पहले तो लगभग ये मान लो 15 से 20 दिन के अंदर आपको ये जो बेसिक है ग्रामर का वो कंप्लीट करना होगा। आप रानी मैडम से पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने इनका कोई भी लेक्चर नहीं देखा है, लेकिन ये बहुत अच्छा पढ़ाती है ये वाली मैडम। तो आप इनसे पढ़ सकते हैं, या फिर माई पाठशाला जो एक यूट्यूब चैनल है, इसकी पुरानी प्लेलिस्ट है, वो लिंक मैं दे दूंगा इसका। या फिर इससे आप अपना जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं। माई पाठशाला वाली ये जो वीडियोस है ये मैंने देखी है, तो इनको आप फॉलो कर सकते हो। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप वो फॉलो कर लेना। सब कुछ बढ़िया पढ़ाते हैं, एंड में तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो मायने रखती है। और दूसरा, ये प्लेन टू पैरामाउंट वाली जो बुक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको करनी है। और ऐसा नहीं है आप इसको कर लोगे और आपके क्वेश्चन सारे ठीक होने लगेंगे, ऐसा नहीं है। वो बाद में फिर जो प्रैक्टिस होती है ना, क्या उसको हम पहचान नहीं पाते इसमें कौन सा रूल लगेगा, तो वो प्रैक्टिस से आता है। लेकिन ये आपको अच्छी तरीके से कवर करना होगा, प्लेन टू पैरामाउंट और ये एक्सरसाइज। या फिर जिसके पास बहुत कम टाइम है, या फिर वो जॉब करता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी किताब पढ़ पाए, तो आप ये 120 रूल भी पढ़ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है, ये मैं टेलीग्राम जो चैनल है ग्रुप में उसमें डाल दूंगा। क्योंकि इसके जो तो रूल है ना, वही एक तरीके से उनका कंपाइलेशन 120 बना दिया गया है। लेकिन जिसके पास टाइम है वो पूरी की पूरी बुक पढ़े। और हाँ, ये उसके साथ साथ किताब के साथ साथ जो प्लेलिस्ट है वीडियो वो जरूर देखे, तो जो सामने से कोई बंदा जब समझाता है ना तो हमें ज्यादा समझ आता है। तो इस तरीके से आपको ग्रामर खत्म करनी है, ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन, मतलब 20 दिन में खत्म कर देना। अब आता है वोकैब। तो वोकैब में आपको क्या करना है, सिनोनिम खत्म करने हैं, एंटोनिम और इडियम्स एंड फ्रेजेस। और ये कहाँ से कवर करने हैं, ब्लैक बुक से या फिर कोई भी दूसरा सोर्स जो इसमें पीवाईक्यू सारे के सारे कवर हो। अब आपको कहीं भाई याद नहीं होते तो उसका आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, उसकी कोई ट्रिक बनाओ, जैसे आपको याद करना हो याद करो। जैसे बहुत से बोलते हैं हम वीडियो देख ले क्या, तो मैं प्रेफर नहीं करता था वीडियो देखने। उसका मेरे को लगता था मैं अगर खुद पढ़ूंगा तो मेरे को जल्दी याद हो जाएगा, मैं कुछ ना कुछ ट्रिक बना लेता था, या फिर बहुत सारे अपने आप याद हो जाते थे। तो जैसा आपको ठीक लगे, चाहे वीडियो देखो, चाहे पीडीएफ से पढ़ो, चाहे किताब से पढ़ो, मुझे याद होने से मतलब है। पेपर में सिर्फ आपको टिक करना है, उसके आंसर मिलेंगे, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। पीवाई क्यू जैसे अगर ब्लैक बुक लेते तो उसके अंदर बहुत सारा है आगे, जैसे हिंदू की वो कैब है और ये सब, वो सब नहीं करना आपको। सबसे पहले पीवाई क्यू कंप्लीट करना। पीवाई क्यू बिल्कुल मतलब मुंह जबानी रटे होने चाहिए आपको। अब ऐसे बंदे जिसके 70 प्लस या फिर 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रहे, तो उनको क्या करना है वो कैब में, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम और ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तो मतलब रटे होने चाहिए जो पीवाई क्यू है एसएससी वाले। उसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, ये पढ़नी है आपको फ्रेजल वर्ब। और ये मुंह जबानी मतलब पढ़नी है, मतलब याद हो जानी चाहिए। जैसे कॉल ऑफ को मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ, कॉल इन, कॉल ऑन, कॉल एट। तो जितनी भी फ्रेजल वर्ब है, जैसे गिव अप का मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल बेसिक ही करिए। तो गिव इन का क्या मतलब होता है, ये बेसिक बेसिक है जो फ्रेजल वर्ब, ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। और फिक्स प्रीपोजिशन, जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे एबोरेंट, इसके बाद क्या आता है, एब्स्टीमियस, इसके बाद क्या आता है, रेस्पॉन्सिबल। इनके बाद ना फिक्स प्रीपोजिशन होती है। अब बहुत से तो एबोरेंट और एब्स्टीमियस का मतलब नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, अच्छी बात है, मेरे को भी नहीं पता था। मैंने सर्च करे फिर उसके बाद मेरे को पता चले। तो जिसके भी मीनिंग नहीं पता है, जो फ्रेजल होगा उसके आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। एबोरेंट के बाद ऑफ आता है, इसके साथ इन आता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर होता है। तो ये जितनी भी फिक्स प्रीपोजिशन है, एसपी बक्सी से आप कर सकते हैं, मैंने एसपी बक्सी से करी है। और फिक्स प्रीपोजिशन भी, फिक्स प्रीपोजिशन मैंने दोनों से करी है, एसपी बक्सी और नीतू सिंह वाली जो वो बुक है, प्लेन टू पैरामाउंट। तो फ्रेजल वर्ब आपको रटी होनी चाहिए और फिक्स प्रीपोजिशन आपको बिल्कुल मुंह याद होनी चाहिए। लेकिन ये कब, जब आपके ऑलमोस्ट ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं और आपको प्रीवियस ईयर सिनोनिम, एंटोनिम और इंडियन फ्रेजेस अच्छी तरीके से याद है, उसके बाद फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन मुंह रटे होने चाहिए। तो
आपके मार्क्स ऑलमोस्ट ये 70 जो आप अटक गए ना, तो ये मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, 80 पे पहुंच जाएंगे आपके मार्क्स। और बहुत से जैसे लोगों को जो है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत होती है जंबल वर्ड, जो PQRS उन्हें बोलते हैं। उसमें क्या करना, सबसे पहले तो आप 1 से 2 वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं प्रोवाइड डाल दूंगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं PQRS इंग्लिश ऐसे करके, और विकास था ये, इन्होंने एक दो वीडियो है, आप उसे देख लेना, विकास था, इनकी वीडियो देख लेना, इन्होंने बता रखा है कि PQRS को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। लेकिन नहीं है वो, तो समझाने का तरीका है, तो वो अच्छी तरीके से देख लेना 102 वीडियो। अगर भी या तो मैं लिंक दे दूंगा, या फिर खुद सर्च कर लेना, थोड़ा खुद काम खुद भी करो। और उसके फिर जब आप वीडियो देख लोगे PQRS में, अगर आपको दिक्कत आती है तो, वैसे सभी को आती है पहले स्टार्टिंग में, और उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना, जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इन द एंड प्रैक्टिस ही काम आने वाली है। अब आए थे कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको करनी है जितनी ज्यादा हो सकती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, टेक्स्ट बुक से, या फिर PYQ अगर आपके मान लो बुक खरीद रखी है किसी ने, तो वो बुक से करो, टेक्स्ट बुक से खरीदने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। दूसरा आपको क्या करना है, ये एडिटोरियल, एडिटोरियल जो है वो जरूर पढ़ना है। टेलीग्राम पर आप जाना, सर्च कर लेना इंग्लिश माध्यम, वहाँ पे एक एडिटोरियल आता है, 3-4 और भी पेज होते हैं उसके अंदर, बाकी क्वेश्चन भी होते हैं, तो आपकी मर्जी वो क्वेश्चन सॉल्व करो या मत करो, लेकिन एडिटोरियल जरूर पढ़ना, और उसकी जो वोकैब होती है वो आपको याद होनी चाहिए। तो जैसा आपको ठीक लगे, चाहे उसे नोट करना बस, लेकिन याद होनी चाहिए उसकी वोकैब आपको। लेकिन ये तब है जब आपको पुरानी वोकैब याद हो सारा कुछ PYQ। अब आपको PYQ नहीं याद, और आप फिर अब ये वोकैब लिखने आप बैठ रहे हो, तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो फिर आपको ऐसा लगेगा बस आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन आप कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये वोकैब वाला पार्ट आपको तब करना है, लेकिन वोकैब पढ़नी जरूर है एटलीस्ट। एक बार पहले वोकैब पढ़ लो, उसके बाद एडिटोरियल पढ़ना, आपको ज्यादा समझ आएगा। और एडिटोरियल अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा, तो इनका यूट्यूब चैनल भी है, वहां पे जाके पढ़ सकते हो। दूसरा अब क्या होता है, जैसे क्वेश्चन करते हो ना, तो 4 ऑप्शन में से ना 2 तो आप एलिमिनेट कर लेते हो। अब उन 2 में जो है आप गलत चूज कर लेते हो, मतलब 2 में फंस जाते हो। अब उसको अगर आपको सही करना है, वो तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपको समझ आने लगेगा। और जब इतना सारा कुछ पढ़ लोगे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका सब सही करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जितनी आपकी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको आउटपुट मिलता रहेगा। अब बात आ जाती है जिनको 80 से 85 मार्क्स पे वो अटक गया, और उनके ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ रहे इससे ज्यादा। बाकी ये सब देखना, क्योंकि सबसे मेन बात पता है क्या होती है, सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक होती है। अभी अगर आपने टेस्ट दिया और आपके इतने ही मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में, तो आप देखना आपका एक्टिव पैसिव जरूर गलत होगा, आपका नरेशन जरूर गलत होगा। जबकि ये एक्टिव पैसिव और नरेशन सपने में भी तुम्हारे गलत नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इनके गलत होने का मतलब है कि आप पीछे हट गए हो कॉम्पिटिशन से, क्योंकि सिली मिस्टेक 1 या 2 नंबर जो कट ऑफ से तुम्हें बाहर कर सकती है। तो सिली मिस्टेक को जितना हो सकता है अवॉइड करो। जैसे मैंने, अब आप अपना चेक कर सकते ना, चेक कर लेना एक बार, एक्टिव पैसिव नरेशन जरूर गलत होगा, तो कोशिश करना ये ना गलत हो। और इजी क्वेश्चन में थोड़ा सा शायद ज्यादा टाइम दे दो, लेकिन वो गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रैक्टिस। तीसरा, जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे या फिर प्रीवियस ईयर करोगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, या आपको लगता है कि ये बार बार गलती कर रहे हो, तो उसके ना एक नोटबुक अपनी बना लेना, और उसके अंदर नोट कर लेना। अब ऐसा नहीं है दुनिया भर के पहले ही अभी आप मतलब नोट करने, मतलब ऐसा ना हो कि बस वो जो कॉपी है वो आप भरते चले जाओ, वो और उसे रिवाइज ना करो। तो जितना करोगे उसको रिवाइज टाइम टू टाइम करते रहना। बाकी है फोकस ऑन PYQ, जितना ज्यादा आप PYQ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, टेक्स्ट बुक जो होता है, मॉक टेस्ट के अंदर जो है ना, तो कोई भी हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो, और ऐसा नहीं है टेक्स्ट बुक से ही करना, जैसा आपको ठीक लगे, चाहे ऑलिव बोर्ड लो, जोन सा आपको अच्छा प्लेटफॉर्म लग रहा है वहां से कर सकते हो। लेकिन कभी कभी जो मॉक टेस्ट होते हैं वो थोड़े हार्ड बना देते हैं, तो हार्ड के चक्कर में आप कुछ और मत पढ़ने लग जाना, फोकस आपको PYQ पे ही रखना है। बाकी आप टेक्स्ट बुक के अंदर जब जाओगे, तो एक सर्च करना इंग्लिश SSC करके, SSC इंग्लिश, तो यहाँ पर आएगा, ये ओपन हो जाएगा, वहां पे टेस्ट सीरीज पे जाना, और ये 20,000 क्वेश्चन प्लस आएंगे, इसको आपको जरूर करने हैं। मतलब ये PYQ अगर आपने नहीं किए ना, तो मतलब ये मान लो आप थोड़े पीछे हो, और जिसने ये कर लिया वो सीधे सीधे सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा जैसे, और इसके अंदर क्या कर सकते हो, ये चैप्टर वाइज है, और ये प्रीवियस ईयर है, और ये PYQ ही है, ये जो चैप्टर वाइज है। तो जैसे मान लो आपने नाउन का चैप्टर पढ़ लिया, तो यहाँ पे नाउन की प्रैक्टिस कर ली, और जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो इसके अंदर सीधे सीधे PYQ पूछे है, तो आपको पता चलेगा हाँ भी पेपर में क्या पूछा जा रहा है। जैसे आपने प्रीपोजिशन कर ली, तो यहाँ से प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस कर ली। मतलब ये जो है 188 इसके अंदर टेस्ट है, तो कोशिश करना है ये जितने ज्यादा हो सके। और दूसरी चीज,
किसी चीज को खत्म करने की मत सोचना, जैसे 188 तो सबसे पहले इसे ही खत्म करो, ऐसा नहीं। जो करो वो अच्छे से पढ़ो, उसका अच्छे से रिवाइज करो और पेपर में परफॉर्म करो। ये नहीं होना चाहिए आपने ये नहीं पढ़ा या वो नहीं पढ़ा। फिलहाल तो जितना कोशिश करो कि अपना सिलेबस कवर करना और रिवीजन जरूर करना। रिवीजन अगर तुमने नहीं किया तो बेकार है कुछ भी। रिवाइज जरूर करना। और प्रीवियस ईयर पे क्लिक करोगे तो देखो एसएससी ये सीजीएल के 223 203 सेट है। सीएचएसएल के इसके अंदर जो लेटेस्ट अभी हुई थी 36 सेट, ये वो भी ऐड हो गई है, तो उसको भी प्रैक्टिस करना, लेटेस्ट क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। और इसके अंदर जो वोकैब है आपको अगर नहीं पता तो उसे नोट कर लेना जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन प्रीवियस ईयर आपको मुंह जबानी हर एक चीज याद होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दूसरा जैसे वोकैब पढ़ने का, जैसे वोकैब को याद नहीं होती तो मैं कैसे करता, मान लो मैंने आज एक पेज पढ़ लिया, इसके अंदर मान लो 25 वोकैब है, तो इसके अंदर कुछ तो ऐसी होती थी एक या दो जो बिल्कुल ईजी होती थी, मैं उन्हें काट देता था पेंसिल से, मतलब वो तो जैसे बहुत ईजी होती थी। तो और ये सबको पता होती है, एक या दो तो सभी को पता होती है। बाकी मैं पढ़ता था, ठीक है। अब मान लो कल मैं आऊंगा ना, तो सबसे पहले इन 25 को दोबारा से पढ़ूंगा और ये जो काट दिया उन्हें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो इजी है। फिर उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर पढ़ दूसरा पेज पढ़ूंगा। फिर उसके बाद जब मैं तीसरे दिन पढ़ूंगा फिर एक पेज, फिर दो पेज, फिर तीन पेज। फिर इसके अंदर क्या होगा, बहुत से तो ईजी होगी लेकिन कुछ तीन चार लगभग 5 से 6 मान लो जो टफ होती है, मैं उन्हें सर्कल कर देता हूँ। जैसे ये जो 5 है ये टफ है, इसके अंदर भी फिर जब 3-4 दिन हो जाते थे इसके अंदर भी मिल देते, मैं उन्हें सर्कल कर देता था। फिर जब एंड के अंदर लगभग 7 पेज हो चुके अभी तक मेरे 7 दिन के अंदर, और ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 7 पेज ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ एक दिन में एक पेज पढ़ता था, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। आप 2 पेज भी पढ़ सकते हो, 3 पेज, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि रिवीजन जरूर करना है। फिर जब लास्ट का 7 दिन आता था, जैसे संडे आता था, तो इसके अंदर ये जो हार्ड वाली है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हें पढ़ता था। फिर उसके बाद अब आ गया 8वां दिन, तो मान लो इस पहले दिन मेरे को इस एक पेज को पढ़ने में 20 मिनट लगे थे एग्जाम्पल के लिए, तो अब जो 8वां दिन जब मैं दोबारा पढ़ूंगा ना, तो इस पेज को मैं मोस्टली 3 मिनट में मैं रिवाइज कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सिर्फ मेरे को सिर्फ नजर मारनी होगी कि हाँ भाई ये पता, ये पता, ये पता है, ये पता, ये पता है, ये पता है। फिर उसके बाद क्या होता था, मान लो अब 2 हफ्ते हो गए और मेरे पास 16 पेज जमा हो चुके हैं, तो मैं क्या कहता, तीसरे हफ्ते में पहला पेज मैं नया पढ़ूंगा कोई भी, और 2 पेज ये पुराने वाले पढ़ लूंगा। फिर उसके बाद तीसरा पेज नया पढ़ूंगा, 2 पेज पुराने वाले पढ़ लूंगा। और वही मैं इसके साथ भी करता था, मतलब पहले ये पेज फिर ये पेज। तो इससे क्या होता था, मेरा पुराना तो रिवीजन हो रहा है और मैं साथ साथ आगे भी बढ़ रहा हूँ। वो अलग बात है थोड़ी सी स्पीड कम, लेकिन हाँ मैं पुराना जरूर रिवाइज करता था। फिर उसके बाद एक बार में 7-7 पेज रिवाइज कर लिए, 8-8 पेज रिवाइज कर लिए। तो ये रिवाइज करते रहो, तभी पेपर में तुम्हें याद आएगी चीजें, वरना पेपर में पैनिक कर जाओगे। और दूसरा जितने ज्यादा मॉक टेस्ट, मतलब ये फिलहाल इंग्लिश की स्ट्रेटजी थी तो मैंने बता दिया, अब नेक्स्ट वाली मैं स्ट्रेटजी ये बताऊंगा कि मॉक टेस्ट को किस तरीके से हम मतलब घर में अटेम्प्ट किया करें, कौन सा सेक्शन क्या किस तरीके से परफॉर्म करना, ताकि पेपर में पैनिक ना हो, और जो हम 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते थे वो पैनिक की वजह से कम हो जाते हैं। तो मैं बताऊंगा किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर को। फिलहाल ये इंग्लिश की स्ट्रेटजी थी, कोई भी आपके डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। बाकी कोई भी पीडीएफ वगैरह इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको दे दूँ। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहे, सिलेक्शन हो ही जाएगा।